हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे के। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं ये ऑलरेडी रेलवे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हैं। तो आज हम लोग सारे जितने भी डाउट हैं आपके रेलवे से संबंधित वो सारे इनसे डिस्कस करेंगे। और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या हमको स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए हमारी को तैयारी करने के लिए। तो मेरे गेस्ट का नाम है मिस्टर दीपक और आज हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सर आप बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई मेरे को इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं प्रेजेंटली रेलवे हॉस्पिटल में वर्किंग। मेरा ज्वाइनिंग 2019। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लेंगे, आप लोगों के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तैयारी कैसी की, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को दोस्तों, ये मेरे सीनियर भी रहे हैं और मेरे बैचमेट भी रहे हैं। तो मैं बताऊंगा बाद में आपको वीडियो में कि ये कैसे सीनियर हैं और कैसे बैचमेट। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं भैया से। भैया की एजुकेशन कहाँ से की है ये, तो आप बताएंगे आपने एजुकेशन। दोस्तों, मेरी एजुकेशन भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से हुई है। मैंने वहाँ वर्ष 2013 में जनरल नर्सिंग करी थी और 2013 से 2017 का सत्र रहा है मेरा। उसके बाद फिर वहाँ से कंप्लीट करके जनरल नर्सिंग मैं फिर दिल्ली में जॉब करने। तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे भैया से कि अभी आप प्रेजेंट में कहाँ पोस्टेड हैं और आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल अजय भाई। हाँ, देखिए 2019 में जब रेलवे की वैकेंसी निकली थी तब उस समय मेरे जनरल नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे को 2 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो गया था दिल्ली का। फिर वहां से मैंने फॉर्म डाला था आरआरबी भोपाल। उसमें WCR और WR दो जोन हाँ को। ये मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ये इस क्वेश्चन पे बहुत बच्चे डाउट भी कर रहे थे, तो इसका थोड़ा सा आंसर बताएं, WCR और WR क्या है। तो अजय भाई, आरआरबी अपने पूरे ऑल इंडिया में आरआरबी भोपाल, आरआरबी सिकंदराबाद ऐसे करके बहुत सारे आरआरबीज हैं जिसके अंदर 18 जोन कवर किए जाते हैं। ओके। तो हर आरआरबी में किसी में 1 जोन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो उसमें आपको प्रायोरिटी बेस पे आपको पूछा जाता है कि आपको आरआरबी में WR चाहिए कि WCR चाहिए, ऐसे ऑप्शन दिया जाता है। तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन चूज करोगे ओके। तो उसको आपको प्रायोरिटी मानी जाएगी। फिर सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड प्रायोरिटी। तो ये WR जो है ये वेस्टर्न रेलवे है जी। और WCR। WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जिसमें मैं अभी वर्किंग हूँ। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जिसमें अभी मैं वर्किंग में हूँ। ओके, तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपने। जी। तो ये एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जब मैं सिलेक्ट हो गया था, बहुत खुशी हुई थी आरआरबी में ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है ये जबलपुर रेलवे हॉस्पिटल, जो कि WCR का सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग थी। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये इस जोन का। और वहाँ पे फर्स्ट पोस्टिंग मैंने अपनी 2019 दिसंबर में ज्वाइन किया मैंने वहाँ। और अभी आप प्रेजेंट में कहाँ पोस्टेड है, अगर आप बता सकें तो। अभी प्रेजेंट में मैं अपने घर अपने भोपाल में और रेलवे हॉस्पिटल निशातपुरा में वर्किंग में हूँ एज अ SNS, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। हम कंटिन्यू वीडियो में सैलरी के बारे में ही बताएंगे आपको कि अभी करंट में इनकी सैलरी कितनी है हमारे सर की, और जब ज्वाइन हुआ था तब सैलरी क्या थी। तो वीडियो बने रहें। और कुछ क्वेश्चन हम अब ले लेते हैं। क्या विदाउट कोचिंग भी, बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि हम राजस्थान जाएं या फिर इंदौर जाएं कोचिंग करने तभी आज के टाइम में सेंट्रल का एग्जाम निकाल सकते हैं, या फिर तो क्या विदाउट कोचिंग आपने कोचिंग की थी, आप ये भी बताइएगा, क्या विदाउट कोचिंग हम क्वालिफाई कर सकते हैं सेंट्रल का एग्जाम या नहीं। देखिए अजय भाई, बिल्कुल आप क्वालिफाई कर सकते हो विदाउट कोचिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो व्यक्ति अपने कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट अच्छे से पढ़ेगा उसको कोचिंग की कोई नीड नहीं है। बट बाय चांस कभी क्या होता है कि छूट जाती है, किसी को समझ नहीं आती, तो कोचिंग आपका एक सपोर्ट रहता है जिसमें आप क्या अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हो। जरिया एक जरिया है एक तरीके का, एक मीडियम है, माध्यम है, जिससे आप क्या अपने टारगेट तक पहुंचने में आपको इजी हो जाता है। बहुत बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो चीजें एक उस चीज में समझ में नहीं आती पर्टिकुलर, तो कोचिंग वाले उसको इजी करके बताते हैं। बट यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपने सत्र में आपने हर एक जो करिकुलम है वो सही से किया है, तो आपको कोचिंग की कोई नीड नहीं। तो क्या आपने कोचिंग की थी क्या। नहीं जी, मैंने नहीं करी कोचिंग। मैंने खुद सेल्फ अपनी पढ़ाई करी है और मैंने मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी में अपना जो भी डाउट्स थे क्लियर करे हैं, और अपने जो कलीग रहते हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस किया है प्रॉब्लम्स को, तब जाके उनको अपन ने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अपन लोग। और अभी कुछ ऐसा मिथ बन चुका है जब से ये 80-20 का रेशियो आया है,
बॉयज़ नर्सिंग में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा, खास तौर से बॉयज़ों के लिए है ये बात, कि बॉयज़ों को नर्सिंग करना चाहिए और इसमें बॉयज़ों के स्कोप क्या है? क्योंकि एमपी में बताया ऐसा बोला जाता है कि वैकेंसी नहीं आती हैं। तो आप बॉयज़ों के लिए खास तौर से क्या एडवाइस करेंगे कि नर्सिंग करना चाहिए, जो 12th फ्रेशर्स निकले हैं बायोलॉजी से? तो आप बताएँ हमारे दर्शकों को। बिल्कुल करना चाहिए नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग आपका एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको ग्लोबली इसको आपको मतलब एक्सपोज होने का मौका देता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर नर्सिस के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, यहाँ आपके बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं। आप एज अ नर्सिंग स्टाफ भी नहीं, एज अ एडुकेटर आपको बहुत सारे रोल्स एंड जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। बाकी 80-20 रेशियो के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा, है ना, एक बार विचार करके एटलीस्ट इसको संशोधित करना चाहिए। प्रोफेशन जब स्टार्ट हुआ था तब फीमेल्स ज़्यादा थी, फिर जैसे जैसे ये नर्सिस प्रोफेशन के बारे में सबको पता चला तो इन्वॉल्वमेंट लड़कों की भी आ गई। तो आप सिर्फ इंडिया में ऐसा मत सोचो कि 80-20 तो आप नहीं करो, आप ग्लोबली जाके भी नर्सिंग का एग्जाम क्लियर करके कर सकते हो, वहाँ की सैलरी पैकेज और ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कि इंडिया से बाहर काफ़ी स्कोप है इसका स्कोप है। जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे गेस्ट से। तो आप हमें बताइएगा, जिन लोगों ने अभी आरआरबी का करंटली जो फॉर्म भरा है, जिसकी लास्ट डेट 16 है, और उनको तैयारी कैसे करना चाहिए, और आप कुछ उनको एडवाइस करें? देखिए, आरआरबी की तैयारी जैसे आप बाकी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं वैसे ही कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो आपका जो स्ट्रेटेजी क्या है तैयारी करने की, कि आपको नोट सेल्फ बनाने हैं कि किसी के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स चाहिए या बुक्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपका जो टाइम है, स्टडी का जो टाइम है कि आप 1 घंटा 2 घंटा आपके अकॉर्डिंग, जो आप वेल प्रिपेयर्ड है पहले से तो आप थोड़ा सा कम समय लीजिए, आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है तो थोड़ा समय एक्सटेंड करिए, और आपको टॉपिक वाइज आप पढ़िए और उसको जो भी डाउट्स है उसको डिस्कस करके, या आपके आप सीनियर्स होंगे या आपकी कोई टीचर होंगे उनसे, उनके गाइडेंस में आप उनसे ले सकते हो उसका डाउट क्लियर जो करना है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सेंट्रल की जो वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए मिनिमम कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, और क्या पूरा टाइम पढ़ना चाहिए, 24 घंटे पढ़ना चाहिए जैसा बोला जाता है, या 12 घंटे? तो आपका क्या है, थोड़ा-सा आप बताएँ हमारे दर्शकों को? अजय भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि सेंट्रल की जॉब या स्टेट की जॉब या जैसी भी जॉब आपको करनी है उसके अकॉर्डिंग तो आवर्स कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आवर्स हैं। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप यदि अगर सही पढ़ रहे हो, अगर टॉपिक बाय टॉपिक आप क्लियर हो रहे हैं, तो आपको क्या रहेगा, जो टाइम लिमिट है वो कम होती जाएगी। आपके जो नोट्स है वेल प्रिपेयर्ड है ना, तो क्या रहता है कि आपको कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, यदि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए तो आप समय कम भी ले सकते हो, और यदि नहीं है तो आपको क्या है फिर कंटिन्यू थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ता है। आप थोड़ा-सा आप बताएँ कि आप जब तैयारी कर रहे थे, तो किस टाइप के आप नोट्स बनाते थे? हमारे जो आजकल के जो न्यू बच्चे पास आउट हुए हैं, जो न्यू एस्पिरेंट हैं नर्सिंग के, उनको थोड़ा-सा नोट्स कैसे बनाना चाहिए, या फिर ऑनलाइन पढ़ना, आजकल ऑनलाइन का बहुत क्रेज़ चल रहा है, कि ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग करना चाहिए, या फिर उससे डिस्टर्ब तो नहीं होते हैं ऑनलाइन क्लासेस से? तो थोड़ा-सा आप डिटेल में। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था, जब नर्सिंग के लिए जब पढ़ाई, जब पास आउट होने के बाद जब मेरे को आरआरबी का जब नोटिफिकेशन आया था, उससे पहले मैंने एम्स का ऑलरेडी दे चुका था जिसमें मेरे कुछ मार्जिनल नंबर से रह गया था। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को थोड़ा सा टॉपिक वाइज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कंप्लीट था। तो जब रेलवे का फॉर्म आया तब मैंने स्पेसिफिक अपने 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 नोट्स जो बनाए, उस नोट्स को टॉपिक वाइज बना के उसको एक एक चीज क्लियर रखी, और ज़्यादा आवर्स नहीं थे, मैं दिन का समझिए आप कि 4 to 6 आवर पढ़ता था। और कभी कभी आपका गैप हो जाता है, आप कोई घूमने चले जाते हो, दोस्तों के साथ चले जाते हो, वो सब भी चला उसमें। बट ये था कि फोकस था स्टडी पे कि हमको रेलवे का क्लियर करना है। तो मैंने क्या किया कि स्पेसिफिक नोट्स बनाए, और रिव्यू जरूर करता था मैं एक बार। जो भी चीज आप बनाते हो एक बार दिन में उसको रिव्यू जरूर कर लीजिए, तो क्या रहेगा, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा कि ऐसी चीज है, तो आप उसको हमेशा प्रैक्टिस में रहेगा आपको। सर मेरे सीनियर भी रहे हैं और मेरे बैचमेट भी, तो मैंने भी नोट्स इनके पढ़े हैं। तो
मैं आपके नोट्स जब रीड करता था तो मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की थी कि आप जो भी पेज को रीड करते थे उसको क्रॉस कर देते थे। तो वो क्या रीज़न था? आप ऐसा क्यों कट मार देते थे पूरे इतने अच्छे नोट्स पे? तो मुझे थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं थी, बट उस समय यह था उस कि मेरी जो तैयारी हो जाती थी, जो मेरे को हर चीज़ क्लियर हो जाता था, मैं एक बार उसको इसलिए क्रॉस कर देता था क्योंकि मेरे को वो दूसरी बार वो चीज़ नहीं पढ़नी होती थी। तो फिर मैं नए टॉपिक की तरफ जाता था, क्योंकि मेरे वो अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में वो सेटल हो चुकी थी वो चीज़, इसलिए मैं नए टॉपिक के लिए जाता था, तो उसको क्रॉस कर देता था कि मेरे को समझ में आ जाए कि मैंने चीज़ पढ़ ली है। कि हमारे जो बच्चे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं, इनके लिए कुछ अगर बुक्स सजेस्ट करना चाहें तो आप बुक्स कुछ पर्टिकुलर कुछ बुक्स हो तो बता सकते हैं आप। देखिए, नर्सिंग के लिए सबसे बेस्ट आपकी एनक्लेक्स है, उससे जी। बेस्ट बुक नहीं है। उसके बाद अलावा आप जैसे कॉम्पिटिटिव आजकल तो बहुत सारी बुक्स लॉन्च हो रही हैं, हर एक राइटर अपनी नई नई बुक ला रहा है, तो आप उसमें जैसे एनक्लेक्स पढ़ लीजिए, आप फिर टारगेट हाई पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपके जो इस पे जो राइटर्स हैं, गायनिक के लिए हो गया, ऑप्स गायनिक के लिए डीसी दत्ता हो गई, ओके। है ना, पीडिया के लिए आपके पारुल दत्ता होगी। ऐसे आप जो आपके कोर्स में जो हैं उसमें आप पढ़ सकते हो, ये अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, आप अपना खुद सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है और इसका आंसर हम अपने सीनियर से लेंगे कि क्या इनके विचार हैं इस पे। तो आप हमें बताइए कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो अभी पास आउट हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनका आजकल मन नहीं लग रहा है पढ़ाई को लेके। बहुत से क्वेश्चन आते हैं ऐसे, सर हमारा मन नहीं लगता है, हम कैसे पढ़ाई करें? और आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि व्यक्ति 5 मिनट के लिए अगर यूज़ करने की सोचता है तो 1 डेढ़ घंटा उसमें उसका वेस्ट हो जाता है। तो आपका थोड़ा-सा बताएँ कि सोशल मीडिया से कैसे हम खुद को दूर रख सकते हैं या हम तैयारी में डिस्टर्बेंस ना हो हमारा? देखिए, जो आप तैयारी किसी चीज़ के लिए भी करो, चाहे वो नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस। तो आपका फोकस यदि है, आपको यदि नर्सिंग ऑफिसर बनने की ललक है, यदि आपको क्लियर करना ही है, तो फिर आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी ही पड़ती है स्टडी से रिलेटेड। आपको कम से कम सोशल मीडिया यूज़ करना है, मोबाइल सिर्फ जो आपके इम्पोर्टेंट्स कॉल हैं, जो आपके जैसे मम्मी पापा हो गए या आपके टीचर्स हो गए, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके अलावा आपको कोशिश करना है कि अवॉइड करनी है चीज़ों को। आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहोगे, मैं ये नहीं बोलता हर समय, बट यदि आपका एग्ज़ाम पास में है तो एटलीस्ट उस समय आप ये करो कि इन सब चीज़ों का अवॉइड करो। 1 महीने जब एग्ज़ाम का जो समय है, फुल तैयारी करिए, और भगवान की कृपा से यदि आपका फोकस अच्छा रहा तो बिल्कुल आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। हम थोड़ा-सा, आपने अपनी जर्नी बताई इंट्रो में, थोड़ा आपने हमको, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप थोड़ा डिटेल में बताएँ कि आपकी जॉइनिंग कहाँ हुई थी फर्स्ट टाइम, देन आप कैसे-कैसे करके आज भोपाल में आए हैं और क्या इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रहती है? क्या दूसरे स्टेट में अगर जॉइन हो जाए तो कुछ लोग थोड़ा-सा डाउट में कि मुंबई ज़ोन से अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ से स्टेट में कैसे आएँगे अपने, तो क्या पॉलिसीज़ रहती हैं और थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को? देखिए अजय भाई, मैं तो अपने जो आपके 2 दर्शक हैं, जी। उनको ये बताना चाहूँगा कि अभी रेलवे से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, आरआरबी से आप जब भी एग्ज़ाम दोगे, आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए है जॉब लेना। जी। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को स्पेसिफ़िक यहाँ से भरना है, या हो सकता है कि आपका होम टाउन है, आपको अच्छा लगे तो आप भर सकते हो। बट इसमें ट्रांसफ़र सबसे अच्छी बात ये है रेलवे की, ऑल इंडिया में ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं। जैसे कि मेरा सबसे फर्स्ट पोस्टिंग था जबलपुर रेलवे हॉस्पिटल, जी, 2019। 2019 जी। दिसंबर में। जी, जी। फ़रवरी में फॉर्म आया था, ओके। और अपना जून में एग्ज़ाम हो गया था, सितंबर अक्टूबर में रिज़ल्ट आ गया था, और जी। हमको दिसंबर में जॉइनिंग दे दी थी। उसके बाद फिर रेलवे हॉस्पिटल जबलपुर जॉइन किया मैंने। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। वहाँ से मैंने ऑन रिक्वेस्ट लगाया। ऑन रिक्वेस्ट लगा के मैं भोपाल डिवीज़न में आया सबसे पहले। भोपाल डिवीज़न में मैंने रेलवे हॉस्पिटल इटारसी जॉइन किया। वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया, और उसके बाद फाइनली मैं रेलवे हॉस्पिटल भोपाल आ गया, और यहाँ पे डिविजनल अस्पताल है रेलवे का। यहाँ पे मैंने जनवरी 2024 में जॉइन किया, और मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी आप अपने होम टाउन में हैं। अभी होम टाउन में अभी। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे अच्छा तो फिर
कोई सेंट्रल जॉब है ही नहीं जिसमें कि आपको होम टाउन में जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। मैं एक बात और बोलना चाहता जी। हूँ। अच्छा, इसमें सबसे अट्रैक्टिव आपको मैंने बताया कि ट्रांसफर बहुत बढ़िया है। ऑप्शन जो है रेलवे का, इसमें भी 3 प्रकार से होते हैं। अपना सबसे पहले आप ऑन रिक्वेस्ट लगाइए, जो सबके लिए अवेलेबल है। दूसरा, आप स्पाउस कोटे पे लगा थोड़ा सा सकते हैं। आप ऑन रिक्वेस्ट को थोड़ा सा समझाइए कि बच्चों के न्यू बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट क्या चीज़ है थोड़ा सा। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब ये रहता है, जैसे यदि आप जहाँ पे ज्वाइन किया फिर आपको वहां से कहीं दूसरे जोन में जाना है। ओके। अच्छा, स्पेसिफिक ये बता देता हूँ आपको, यदि जोन चेंज कर रहे हो आप, तो 5 साल मिनिमम आपको काम करना जरूरी है उस जोन में, ओके। तब आप दूसरे जोन में जा सकते हो। और यदि आप डिवीजन के अंदर जा रहे हो, जैसे WCR हो गया, इसके अंदर 3 डिवीजन पड़ते हैं अपना। एक जबलपुर हो गया, एक भोपाल हो गया, और एक कोटा हो गया। कोटा में डिवीजन रिलेटेड जो ट्रांसफर होते हैं उसमें आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप रिक्वेस्ट लगा सकते हो। और जैसे ही दूसरे डिवीजन में वैकेंसीज होती हैं, पोस्ट खाली होती है, तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जोन के लिए 5 साल है, डिवीजन में कोई नहीं है। इसके अलावा यदि आप म्यूचुअल करते हो, मतलब आपकी जगह पे और दूसरे जगह से जब म्यूचुअल होता है, तो उस समय कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपका विद इन अ मंथ हो जाएगा। वाह, ये बहुत ही ये सबसे बहुत अच्छी चीज है। अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, जबकि एम्स में नहीं होता है ऐसा। एम्स में तो एम्स में ट्रांसफर ट्रांसफर पॉलिसी भी पॉलिसीज अभी तक है नहीं, और उसके लिए अभी आगे बात चलेगी, बट एट प्रेजेंट अभी नहीं। ओके। जो जैसे जो न्यू बच्चे हैं जो 12th पास आउट हुए हैं, जी। जिन्होंने बायोलॉजी से पास किया है, खासतौर से गर्ल्स, उनको एमपी के अंदर क्या स्कोप है या एमपी से बाहर क्या स्कोप है, और एडमिशन किस थ्रू मिलते हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे टैलेंटेड रहते हैं लेकिन नॉलेज के अभाव में उनको पता ही नहीं होता है कि एडमिशन कहाँ से मिलते हैं, किस किस जगह फॉर्म फिल होते हैं, कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग कराते हैं। थोड़ा सा आप ये थोड़ा डिटेल में बताएं, जो खासतौर से जो बच्चे अभी 12th पास आउट फ्रेशर्स हैं। अच्छा, देखिए, जैसे आप 12th पास आउट होते हैं और आप सबसे पहले तो आपकी बायोलॉजी स्ट्रीम होनी चाहिए। यदि आप नर्सिंग करना चाहते हो, तो आपको जो BSc नर्सिंग जो होता है ना, यदि आप जो सरकारी संस्था में ज्वाइन करने के लिए आपको नीट के थ्रू एग्ज़ाम दे के आपको अ, जो रैंक वाइज जो रहती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाती है। ये आपकी सरकारी संस्था का हो गया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो MP की है, JNST PNST एक एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आप एग्ज़ाम दे के उसमें जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो स्टेट की जो सरकार की जो हॉस्पिटल है उसमें आपको सीटें मिलती हैं, वहाँ पे फिर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और फिर उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब स्टडी आपकी कंप्लीट होने के बाद 3 साल का आपको टाइम बाउंडेशन देते हैं, वहाँ पे आपको जॉब करना पड़ता है। फिर 3 साल के बाद आपको वही जॉब प्रोवाइड करते हैं, और परमानेंट जॉब रहती है स्टेट। ओके। और ये फीमेल्स के लिए है, अच्छा, मेल्स के लिए नहीं, ओनली फॉर फीमेल्स के फीमेल्स। लिए। ओके। और अपन को प्राइवेट में यदि पढ़ाई करनी है, तो प्राइवेट में ऐसा रहता है कि आपको वहाँ पे जाके फॉर्म डालना पड़ेगा उस संस्था का, और वहाँ पे आपको या फिर वो एग्ज़ाम लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बेसिस पे भी आपको नर्सिंग में इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पे आप नर्सिंग कर सकते हो। अगर आप हमारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट हैं इनको अगर आप थोड़ा सा अपनी पे स्केल के बारे में बताएं, और अभी करंट में आपका क्या सैलरी है, और जब आपने ज्वाइन किया था, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप अगर शेयर करना चाहें तो। क्योंकि इससे क्या रहेगा, जो नर्सिंग एस्पिरेंट है उनको एटलीस्ट पता लगेगा कि सैलरी क्या रहती है सेंट्रल में, और थोड़ा सा उनको मोटिवेशन होगा। दर्शकों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको यदि सेंट्रल में जॉब करना है, तो सबसे आपका मोटिवेशन या आपका सबसे पहले सैलरी होता है, क्योंकि सबसे अच्छी सैलरी, अट्रैक्टिव सैलरी सेंट्रल की होती है, चाहे आप रेलवे में करो चाहे एम्स में करो। आप सीधे लेवल 7 पे ज्वाइन करते हो, जो कि अमूमन ऐसे ज्वाइन नहीं होती हैं। बट हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में आपको आपको इतना सारा रिस्क के साथ काम करना पड़ता है, तो सरकार आपको सीधे लेवल 7 पे ज्वाइन कराती है, जिसका बेसिक जो पे होता है 44,900 होता है। मतलब ये बेसिक सैलरी बता रहा हूँ, बेसिक पे सैलरी बता रहा हूँ। बट आपको कुल मिला के TA DA और जितने भी अलाउंसेस मिला के आपको स्टार्टिंग सैलरी 70 to 80,000 मिलती है, इन हैंड आपके अकाउंट इन में हैंड मिलती है। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद जब आपका जब फर्स्ट सैलरी आएगी, ओके।
तो ऐसा कहीं कहीं संस्था में 3 महीने की सैलरी एक साथ देते हैं, ओके। बट मेरी जो सैलरी आई थी फर्स्ट जो था वो मेरे 70,000 अप्रोक्स मतलब 80 के आसपास अप्रोक्स बोल अप्रोक्स सकते 80 हैं। 70 to 80 स्टार्टिंग। हाँ, और जैसे आपको अभी मिनिमम 4 साल हो गए हैं, है ना? जी ज़्यादा हो मेरे 4 ईयर कंप्लीट, ये 5वां साल कंप्लीट होने वाला है ओके। दिसंबर में। तो आपका करंट सैलरी थोड़ा आप अप्रोक्स बता दें तो कोई इशू ना हो तो आपको। आप ये समझ लीजिए 1+ है। ओके, जी ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के तैयारी करें, और अगर आप भोपाल के आसपास हैं और अगर आप एक कोई अच्छी कोचिंग देख रहे हैं नर्सिंग की तैयारी करने के, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए भविष्य में, तो मैं एक एडवाइस करूँगा, एक कोचिंग जो कि श्री नर्सिंग कोचिंग है, जो अपने 2 ब्रांच हैं, उसकी कोलार में है और एक अपना अशोका गार्डन में। उसकी फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर दूंगा, उधर कॉन्टैक्ट नंबर। और अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और मेरे चैनल का नाम बताते हैं तो ज़्यादा कंसेशन शायद आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम कंसेशन आपको उस फीस पे मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अभी 12th पास आउट बच्चे हैं, जैसे नर्सिंग में प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा फीस होती है, प्राइवेट के अलावा ऑप्शन तो आपने बता दिए कि गवर्नमेंट से नर्सिंग कर सकते हैं बच्चे, और अगर नर्सिंग के अलावा भी 12th में अगर कोई बायोलॉजी से पास आउट है तो उसको क्या क्या स्कोप है, थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं ये चीज़। देखिए यदि आप 12th पास आउट हैं बायोलॉजी स्ट्रीम से, तो आपके पास वैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सिर्फ नर्सिंग आपके पास स्पेसिफिक नहीं है। आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज आप समझो तो आपका ऑप्थल हो गया, आपका परफ्यूजनिस्ट हो गया, आपका एक्सरे हो गया। अब ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एक बार आप फिर भी बहुत सारे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मासिस्ट कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना। और टेक्निकल चीज़ें भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बायोलॉजी की स्ट्रीम के थ्रू कर सकते हैं। DMLT BMLT भी कर सकते हैं। DMLT लैब टेक्नीशियन जो हो गए वो कर सकते हैं। ओके, स्ट्रीम बहुत वास्ट है, बट लोगों के जानकारी कम जानकारी नहीं है, इस वजह से लोग सिर्फ स्पेसिफिक आप या फिर नर्सिंग चुनते हैं या डॉक्टर MBBS चुनते हैं। बट आपके पास ऑप्शन इतने हैं कि आप एक बार उसके चेकआउट करिए, आपको बहुत सही लगेगा। और दोस्तों नीट डॉक्टर एक अच्छी पोस्ट है, लेकिन आज के टाइम में नर्सिंग भी काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है और इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, आप जैसा बता चुके हैं हमारे सीनियर। तो आप लोग अगर नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आप नर्सिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा, और तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको कि आप आज हमारे चैनल पर आए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बोलें कि हमारा चैनल थोड़ा-सा। हाँ, अपने अजय भाई हैं, इनका चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको नई-नई वीडियोज़ मिलेंगी और एजुकेशनल वीडियोज़ है और आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। दोस्तों इस पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अब अगर आपने इस वीडियो को अच्छा लाइक किया और सब्सक्राइब किया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, तो नेक्स्ट हम अपने जो गेस्ट हैं उनको बुलाएँगे भोपाल एम्स से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो भोपाल एम्स से जो गेस्ट आएँगे उनके लिए कमेंट करें अगर आप चाहते हैं तो। ऐसे ही आपको मोटिवेट करते रहेंगे हम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।